Good afternoon, everyone. So, welcome to the Northeast PSC. We are going to start a new series of UPSC previous year questions. ठीक है, इसमें सबसे पहले जो हमारा ये लेक्चर है दैट इज डेडिकेटेड टू इकोनॉमिक्स प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. इसके बाद हम ज्योग्राफी के भी करेंगे. ठीक है. सो अगेन आई हैव टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो दैट कि प्रीवियस ईयर पेपर will give you the insight of the questions that are being asked. किस तरीके के questions यूपीएससी में पूछे जाते हैं वो एक अंडरस्टैंडिंग आपके अंदर डेवलप होगी और आपको ये भी समझ में आएगा कि what should you read and what should not you read. Getting it? So moving ahead, let's start with the question number 1. और हमारा क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि a rapid increase in the rate of inflation, just a second. Yes, so a rapid increase in the rate of inflation is sometimes attributed to the base effect. What is base effect? And this question was asked in 2011. ठीक है. सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज बेस इफेक्ट. ठीक है. और एक टर्म और होता है जिसको हम क्या कहते हैं, बेस ईयर. ठीक है. सो लेट्स डिस्कस इन ब्रीफ दीज टू वर्ड्स, क्योंकि यहाँ पे वी विल डिस्कस थिंग्स सुपरफिशियली नॉट इन डिटेल्स. ठीक है. सो बेस ईयर, इसको हम कह सकते हैं कि रेफरेंस ईयर. क्या? रेफरेंस ईयर. And why the base year, why the base effect, what is the difference between? Let's first of all understand what is base year. So see, base year is also termed as reference year, meaning suppose if a country wants to know their growth, suppose in 2022 the GDP was, say for hypothetically saying 100. ठीक है, 100 रुपीज. ठीक है. एंड इन 2025 GDP is, say for example 120, hypothetically saying, not exactly 120 rupees. So since 2022 से लेकर के 2025 तक में कितने परसेंट का जो है ग्रोथ देखने को मिलेगा, तो आप देखोगे यहाँ पे कि 20% का ग्रोथ यू कैन सी. सो base year is used for comparison of what, their growth. कि अगर मान लो कि 2022 में GDP was something and in 2025 GDP is something, so what is the growth का rate. तो इसके लिए हम क्या करते हैं, बेस ईयर का जो है यूज करते हैं, रेफरेंस ईयर का यूज करते हैं टू कंपैरिजन. और अभी जो है इंडिया में बेस ईयर रिसेंटली फॉर GDP has been changed from 2011-12. पहले ये 2011-12 था, लेकिन अब इसको चेंज करके 2022-23 किया गया है. ठीक है. So this is all about base year, but base effect is entirely different from base year. So understand what is base effect. Suppose in 2020, 2021, 2022, there are three financial year, 21, 2021, 21, 22, 22, 23. So these are the three financial year. यहाँ पे क्या हो रहा है, that will be see. यहाँ पे सपोज करो कि यहाँ पे से फॉर एग्जाम्पल की GDP इज 100 रुपीज. इस ईयर में से फॉर एग्जाम्पल की जो GDP है दैट इज 120, एंड दिस ईयर में 100 एंड से फॉर एग्जाम्पल 150 और या फिर 125. ठीक है. अगर आप यहां पे देखोगे इन्फ्लेशन, तो इन्फ्लेशन कितने का है, इन्फ्लेशन इज 20% का. बट अगर यहां पे इन्फ्लेशन निकालोगे
यहाँ पे इन्फ्लेशन अगर आप देखोगे तो इन्फ्लेशन इज वेरी लेस, ठीक है। कितना हो जाएगा 5 और 4 पॉइंट समथिंग, ठीक है यहाँ पे। सो इफ यू कैन सी दिस परसेंटेज दैट इज 4% इज इन द बैंड। अब इन्फ्लेशन शुड बी यू नो 2 to 4% के बैंड में, और यहाँ पे है मतलब ये बैंड में है, मतलब ये लग रहा है कि ठीक ठाक है। बट अगर आप देखोगे कि ये फिगर बहुत ज़्यादा अच्छा आपके इकोनॉमी का जो है डेटा दे रहा है, बट दैट इज नॉट ट्रू केस। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप जो देख रहे हो दिस इज नॉट ड्यू टू उसका क्या, दैट इज नॉट ड्यू टू, ठीक है, यहाँ पे जो प्रोडक्शन है दैट इज ओके। बट अगर आप यहाँ पे देखोगे 20 से 25, ये वाला जो सीन है यहाँ पे 120, मान लो कि अगर ये व्हीट का प्रोडक्शन है, ठीक है, ये व्हीट का प्रोडक्शन है 100 केजी, दिस इज 120 केजी एंड दिस इज 125 केजी। 120 से 125, ये जो आप इन्फ्लेशन देख रहे हो 4%, ये नॉट एग्जैक्टली ड्यू टू कि आपका इकोनॉमी ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है, बट ड्यू टू कि यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ी है, ठीक है। अब यहाँ पे वो गड़बड़ी क्या है, इट माइट बी कि मॉनसून जो है, मॉनसून इज नॉट अप टू द मार्क, एंड जब मॉनसून अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन की बात ही नहीं हो सकती है। बिकॉज आपको पता है कि इंडियन इकोनॉमी इज इंटायरली डिपेंडेंट ऑन इंडियन मॉनसून, ठीक है, इंडियन मॉनसून। सो ये वाला जो आप इफेक्ट देख रहे हो 4%, दैट इज नॉट ड्यू टू रियल प्रोडक्शन, दैट इज ड्यू टू कि लास्ट ईयर में 120 केजी से 125 हुआ है कि क्योंकि मे बी कि मॉनसून जो है अच्छा नहीं है, अच्छा नहीं रहा होगा, और जब मॉनसून अच्छा नहीं है तो प्रोडक्शन अच्छा नहीं होगा। और ये इसीलिए है क्योंकि यहाँ पे जो इसका बेस ईयर है उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। तो अब ऑप्शंस को पढ़ते हैं। इट इज द इम्पैक्ट ऑफ ड्रास्टिक डेफिशिएंसी इन सप्लाई ड्यू टू द फेलियर ऑफ क्रॉप्स। इट इज इम्पैक्ट ऑफ द सर्ज in the demand due to rapid economic growth. It is impact of the price level of previous year of on the calculation of the inflation rate. Yes, so it is the impact, ये impact किस चीज के लिए है, price level of previous year on the calculation of inflation rate। तो C would be your correct answer, ठीक है। See again I am saying कि this base effect is again the matter of discussion, ठीक है। तो डोंट वरी, जस्ट अंडरस्टैंड कि बेस इफेक्ट इन ब्रीफ क्या होता है, बेस ईयर इन ब्रीफ क्या होता है, और सॉल्व द एमसीक्यूज। जब भी हम कभी इस चीज को अच्छे से करेंगे तो वहां पे वी विल डीपली डिस्कस इट इन डेप्थ, सो दैट यू विल हैव अ बिग पिक्चर ऑफ इट, ठीक है, एंड देयर कनेक्शन विद डिफरेंट डायमेंशंस। नेक्स्ट इज अ क्लोज्ड इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी इन विच number one option is the money supply is fully controlled, okay, deficit financing takes place, only export take place, neither export nor import takes place। So what is closed economy means? क्लोज्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है कि आपका इकोनॉमी में ना तो कोई एक्सपोर्ट एक्टिविटीज हो रही है और ना ही कोई इंपोर्ट की एक्टिविटीज हो रही है। तो इस तरीके के इकोनॉमी को हम क्या कहते हैं, क्लोज्ड इकोनॉमी। अगर ओपन इकोनॉमी की बात करें, ओपन इकोनॉमी आफ्टर द 1991 रिफॉर्म्स आवर इकोनॉमी स्पेशली इन इंडिया हैज बीन ओपनड, और वहां पे क्या हुआ कि एफडीआई केम, ठीक है, FII came, foreign direct investment, foreign institutional investment, these things came into India and our economy got boomed। Not only this, हमने भी क्या किया, हमने भी बहुत सारे export activities परफॉर्म किए और वी आर डूइंग सो। सो क्लोज्ड इकोनॉमी सिंपली मीन्स कि जहाँ पे भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट वाली बात नहीं हो रही है, दैट इज क्लोज्ड इकोनॉमी। ओपन इकोनॉमी, ठीक है, जब 1991 के बाद, ऑल्दो 1991 के रिफॉर्म्स को जब आप पढ़ोगे तो यू विल गेट टू नो कि क्या क्या वहाँ पे सीन था, ठीक है।
तो 1991 के रिफॉर्म्स के बाद हुआ क्या कि आवर इंडियन इकोनॉमी हैड बीन ओपनड फॉर यू नो other countries, and other countries can do the business with us. ठीक है. So what would be the correct answer? The correct answer would be neither export nor import take place. So that is the correct answer. ठीक है. Next is what? In the context of Indian economy, consider the following statement, and this was 2011 का question. Number one statement is that the growth rate of GDP has steadily increased in the last 5 years. ठीक है. The growth rate in per capita income, the growth rate in per capita income has steadily increased in the last 5 years. अब देखो ये डेटा बेस्ड क्वेश्चन है, एंड डेटा बेस्ड क्वेश्चंस है, तो अगर आपको डेटा नहीं पता है तो यू आर नॉट एबल टू मार्क दिस क्वेश्चन, बट still you can use your intelligence to solve this question. And how so? Understand, there are the words written, that is growth rate, ठीक है, and there is a growth. So these two terms are very different from each other. What is growth rate? Suppose कि 2020 to 2025, ठीक है, अगर मान लो कि आपकी जो सैलरी है मे बी कि 2021 में 100 रुपीज़ है, और यहाँ पे 2021 एंड सो ऑन 110, 120, 130, 140, तो दिस इज द ग्रोथ आपका। पहले 2020 में ये, 2021 में ये, 2022 में ये, 2023 में 130 एंड 2024 में 140। नाउ टेल मी, यहाँ पे क्या हो रहा है कि ग्रोथ जो है आपका हो रहा है, लेकिन अगर आप ग्रोथ के रेट की बात करोगे, ग्रोथ रेट का मतलब क्या कि परसेंटेज, ठीक है, तो अगर यहाँ पे आप देखोगे 100 से 100 कितना 10%, इसके बाद आप यहाँ से 10, यहाँ पे 9 पॉइंट समथिंग, ठीक है, तो जो आपका ग्रोथ रेट है दैट मे नॉट what will not increase steadily, क्योंकि आपका जो परसेंटेज है दैट विल फ्लक्चुएट, मे बी सम ईयर 10%, उसके अगले ईयर में भी कि आपका जो है 8% इंक्रीमेंट हो रहा है, ठीक है, फिर 9% इंक्रीमेंट हो रहा है, फिर 10.5% इंक्रीमेंट हो रहा है। तो ऑल्दो इंक्रीमेंट ग्रोथ तो है आपके सैलरी में, बट जो ग्रोथ का रेट है दैट इज नॉट स्टीडली, दैट इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट इज फ्लक्चुएटिंग, सम ईयर्स मोर, सम ईयर लेस, more, some year again more. So the growth rate is fluctuating. जहां भी कहीं growth rate लिखा हुआ रहेगा तो आप क्या कंसीडर करोगे, आप कंसीडर करोगे वहां पे परसेंटेज की बात हो रही है, नॉट द एब्सोल्यूट टर्म्स। लेकिन ग्रोथ क्या है, ग्रोथ इज अ एब्सोल्यूट टर्म्स, ठीक है, मतलब एक साल में आपका 10 रुपये का इंक्रीमेंट है, अगले साल में भी फिर से 10 रुपये का हो सकता है कि उसके अगले साल 25 रुपये का इंक्रीमेंट हो, 50 रुपये का इंक्रीमेंट हो, एंड सो ऑन एंड सो फोर आपके किस में, सैलरी में। तो यही बात कही गई है इस स्टेटमेंट में कि द ग्रोथ रेट ऑफ, ये जो ग्रोथ रेट है इस वर्ड पे आप ध्यान दो, ऑफ जीडीपी हैज स्टेडली इंक्रीज। नो, इट इज नॉट पॉसिबल दैट जीडीपी ग्रोथ रेट हैज स्टेडली, लगातार नहीं बढ़ सकता है, दे विल फ्लक्चुएट, सम ईयर 5%, सम ईयर 5.2%, सम ईयर उससे थोड़ा सा कम, एंड सो ऑन। लेकिन द ग्रोथ रेट इन पर कैपिटा इनकम हैज स्टेडली इंक्रीज। अगेन यहाँ पे ग्रोथ रेट की बात की जा रही है, ठीक है, तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर द करेक्ट? नाइदर टू नॉर वन, neither one nor two is your correct answer. Understanding? See, these all of them are the conceptual part. Suppose next question is what? Economic growth in country X will necessarily, mark this word necessarily, have to occur if there is a technical progress in the world economy, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट क्या है? देयर इज ए पॉपुलेशन ग्रोथ इन कंट्री एक्स,
there is a capital formation in X, the volume of trade grows in world economy. The correct answer of this question is number C, that is there is a capital formation in countries X. अब C, इकोनॉमिक ग्रोथ की बात हो रही है, तो अगर अगर मैं डिस्कस करूं कैप नंबर ए ऑप्शन ये क्या है कि देयर इज अ टेक्निकल प्रोग्रेस. ठीक है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है किसी कंट्री में, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है, बट दैट कंट्री मस्ट अडेप्ट, वो टेक्नोलॉजी को अडेप्ट होना चाहिए. ठीक है, अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो रहा है एंड इफ द कंट्री इज नॉट अडेप्टिंग द that technology, तो it is not possible always or not necessarily, because question is वो आपसे पूछ रहा है necessarily, तो it might be or it might not be. ठीक है, तो this is not the correct statement. there is a population growth in X. ठीक है, अगर population growth है, ठीक है, मान लेते हैं कि population growth है, आपको क्या लगता है, what do you think कि जो भी population है, that population would be skilled one? The answer is no. ठीक है, तो although the population is growing, है ना, population is growing, ठीक है, but skilled population are not growing. अगर skilled population होता तो we can think of it. Next, capital formation. Now what is capital formation? I'm just giving you the brief introduction कि capital formation का मतलब क्या होता है कि suppose building of railways, ठीक है, उसके बाद ब्रिजेस, बिल्डिंग्स, रेलवेज, ब्रिजेस, रोड्स, इंफ्रास्ट्रक्चर जो भी है, सो दीज थिंग्स. अब जब अगर कहीं पे रेलवे लाइंस जो है इस्टेब्लिश बिछेगा, या फिर ब्रिजेस जो है कंस्ट्रक्ट होगा, या फिर रोड कंस्ट्रक्ट होगा, तो इट विल जनरेट व्हाट, इट विल जनरेट एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, isn't it? It will generate employment. when in employment generate, तो उसके बाद क्या होगा, लोगों के पास पैसा होगा. ठीक है, तो लोगों के पास जब पैसा होगा तो कंजम्पशन इंक्रीज करेगा. लोगों के पास पैसा है तो सेविंग्स इंक्रीज करेगा, isn't it? अब सेविंग्स इंक्रीज करेगा तो दैट सेविंग्स विल बी फर्दर, आई मीन कहाँ पे जाएगा, इन द फॉर्म ऑफ इन्वेस्टमेंट. ठीक है, इन्वेस्टमेंट, बैंक्स क्या करेगा उस सेविंग को एज अ लोन इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में, जो बिजनेसमैन है उसको देगा. फिर से इन्वेस्टमेंट है तो फिर से जॉब फॉर्मेशन है. तो यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, अगर कि कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है. ठीक है, अगर कैपिटल फॉर्मेशन हो रहा है तो इकोनॉमी क्या कर रहा है, ग्रो कर रहा है. तो अगर इकोनॉमी growth in country X will necessarily have to occur if there is a capital formation. ये चीज है तो definitely क्या होगा, इकोनॉमी ग्रो करेगा. द वॉल्यूम ऑफ ट्रेड ग्रोज इन वर्ल्ड इकोनॉमी. yes, it can, but it has indirect impact, not the direct impact, indirect impact on economic growth. ठीक है, तो most probable answer of this particular question is option C. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. सी, अब क्या है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. अब सी, दीज थिंग्स अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड. ठीक है, बट फॉर दिस क्वेश्चन अंडरस्टैंड कि विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रिंग्स आउट द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. दैट इज नॉट द Reserve Bank of India, not the Department of Economic Affairs. Yes, Labor Bureau. Labor Bureau under Ministry of Labor and Employment. ठीक है, so इसको हम शॉर्ट में मोल भी कहते हैं, MOLE. तो लेबर ब्यूरो इज अंडर किसके, मोल, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट. ठीक है, विच ब्रिंग्स आउट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फॉर इंडस्ट्रियल वर्कर. ठीक है, our next question is what, increase in absolute and per capita real GDP.
GNP, absolute and per capita real GNP do not connote a higher level of economic development. ठीक है. If, कब, जब इंडस्ट्रियल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद एग्रीकल्चरल आउटपुट, जब एग्रीकल्चरल आउटपुट फेल्स टू कीप पेस विद इंडस्ट्रियल आउटपुट, when poverty and unemployment increases, when imports grow faster than exports. ठीक है. The correct answer of this particular questions is C. ठीक है. पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट अगर इंक्रीज कर रहा है तो दैट डू नॉट कोनोट अ हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज, से डिस्पाइट बीइंग अ हाई सेविंग इकोनॉमी, कैपिटल फॉर्मेशन may not result in significant increase in output due to what? Due to weak administrative machinery, illiteracy, high population density and high capital output ratio. You have to understand कि what is capital output ratio. ठीक है. एंड व्हाट इज हाई एंड लो कैपिटल आउटपुट, जब आप ये समझ जाओगे तो ऑटोमेटिकली आप क्वेश्चंस के आंसर कर पाओगे. सो समझो कि सपोज this is your capital and this is your output का रेशियो. ठीक है. हम कंसीडर करते हैं नंबर 1 केस व्हाट कि 100 units of capital is producing say for example 5 units of outputs. ठीक है. और बी केस में हम कहते हैं कि सेम 100 units of capital is producing 10 units of outputs. So in which case capital output ratio is higher? तो आप कहोगे कि सर capital output ratio is higher over here. यहाँ पे क्या है? लोअर. यहाँ पे 100 यूनिट जो है 10 यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है, यहाँ पे 100 यूनिट्स जो है 5 ही यूनिट्स प्रोड्यूस कर रहा है. अब रीड दिस क्वेश्चन. अब देखो एक चीज है, कैपिटल कैन बी इन द फॉर्म ऑफ मशीनरी. ठीक है. इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन मल्टीपल फैक्टर्स कि वहां का एजुकेशन कैसा है. ठीक है. वहां का जो लेबर है वो कैसा है, दैट लेबर इज स्किल्ड और नॉन स्किल्ड लेबर. ठीक है. वहां का जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो करप्ट है या कैसा है. ठीक है. ऑल ऑफ दीज फैक्टर्स कम अंडर दिस कैपिटल आउटपुट थिंग्स. ठीक है. तो यहां पे अगर आप ऑप्शन नंबर डी को देखोगे तो दैट इज बेस्ट डिस्क्रिप्शन ऑफ द स्टेटमेंट गिवन इन द क्वेश्चन. ठीक है. वीक एडमिनिस्ट्रेशन मशीनरी यस, इलिटरेसी यस, हाई पॉपुलेशन डेंसिटी. बट आप अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो देखोगे, अगर कैपिटल आउटपुट रेशियो हाई है, ठीक है, तो कैपिटल फॉर्मेशन में नॉट रिजल्ट इनटू द सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन आउटपुट. अंडरस्टैंडिंग इट. नेक्स्ट क्वेश्चन इज हमारा कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. पहला क्या है? परचेजिंग पावर पैरिटी, एक्सचेंज रेट्स. अब यहाँ पे आपको एक्सचेंज रेट सिस्टम समझना पड़ेगा, बट आई एम गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन की परचेजिंग पावर पैरिटी क्या होता है. ठीक है. आर कैलकुलेटेड बाय द कंपेयरिंग ऑफ द प्राइसेस ऑफ द सेम बास्केट ऑफ गुड्स. सेम बास्केट, सपोज दिस इज यूएसए एंड दिस इज इंडिया. ठीक है. यहाँ पे एक बास्केट है और यहाँ पे भी एक बास्केट है. सपोज करते हैं कि इस बास्केट में वे पुट सम आइटम्स, से फॉर एग्जांपल कि यहाँ पे सेम एप्पल, ठीक है, बर्गर वी आर पुटिंग ओवर हेयर. यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? APPLE एप्पल एंड बर्गर वी आर पुटिंग ओवर हेयर. ठीक है. सेम बास्केट है. जो बास्केट इंडिया में हम ले रहे हैं वही बास्केट हम क्या कर रहे हैं? यूएसए में ले रहे हैं. और जब हम इसके प्राइस को कंपेयर करते हैं तो हम कहते हैं कि क्या है कि दिस इज परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट. ठीक है. इस दोनों के प्राइस को इंडिया में, सपोज इस दोनों का जो प्राइस है इन यूनाइटेड स्टेट $100 विच इज इक्वल्स टू किसके? विच इज इक्वल्स टू से फॉर एग्जांपल एप्पल एंड बर्गर का जो है यहाँ पे
नॉट $100, $100 वुड बी वेरी वेरी हाई, $10 सेफर, ठीक है। और यहाँ पे मिला करके मानते हैं कि ये 400 रुपये, ठीक है, ₹400। तो जो भी यहाँ पे आएगा, ठीक है, तो हम कहेंगे कि जो वैल्यू 400 रुपये का इंडिया में है, दैट सेम वैल्यू $10 का कहाँ पे है, यूएसए में। तो हम कहेंगे कि ये क्या है, परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट, ठीक है। वैसे नॉमिनल एक्सचेंज रेट भी होता है, तो वो सब हम देखेंगे बाद में। एंड सर्विसेज इन द डिफरेंट कंट्रीज, द स्टेटमेंट नंबर 1 इज करेक्ट। क्यों? क्योंकि परचेजिंग पावर पैरिटी एक्सचेंज रेट्स आर कैलकुलेटेड बाय कंपेयरिंग द प्राइस ऑफ सेम बास्केट, वी टुक सेम बास्केट, ठीक है, ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। नेक्स्ट ऑप्शन क्या कह रहा है हमारा कि इन टर्म्स ऑफ पीपीपी डॉलर्स इंडिया इज द 6th लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड। No, India is not the 6th largest. India is the 3rd largest in terms of purchasing power parity. ठीक है? So this statement is wrong. तो आपका which of the statement given above is are correct? Only one. Only one is the correct statement. ठीक है? Next is what? Next is consider the following statements. पहला स्टेटमेंट कह रहा है कि द वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, वेटेज, ये पूरा एक ही साथ होगा, वेटेज ऑफ फूड इन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, दैट इज सीपीआई, इज हायर दैन द होलसेल प्राइस इंडेक्स। बात सही है, जो वेट है सीपीआई का, कंज्यूमर मतलब जो हम लोग नॉर्मल डेली लाइफ में यूज करते हैं, वहां पे ये सीपीआई इंडेक्स क्या होता है, डब्ल्यूपीआई इंडेक्स क्या होता है, जीडीपी डिफ्लेटर्स क्या होता है, ठीक है, यू हैव टू अंडरस्टैंड इट। एंड टाइम इज नॉट अलाउइंग टू डिस्कस ऑल ऑफ दोज थिंग्स, ठीक है, तो वी विल डिस्कस डे बाय डे, एक एक टॉपिक लेकर के हम जो भी है इकोनॉमिक्स का या फिर ज्योग्राफी का, दैट वी विल डिस्कस, ठीक है। तो जस्ट फॉर योर ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो सीपीआई है उसमें मोर नंबर्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज आर देयर। होलसेल जो है, होलसेल प्राइस इंडेक्स में सीपीआई से क्या है, कम नंबर्स ऑफ वेटेज दिया गया है गुड्स एंड सर्विसेज का, ठीक है, कहाँ पे, डब्ल्यूपीआई, होलसेल प्राइस इंडेक्स में। तो दिस स्टेटमेंट इज fine, okay. The WPI does not capture changes in the prices of services which CPI does, ठीक है। CPI में क्या है, CPI में गुड्स भी है प्लस सर्विसेज की भी बात है, लेकिन WPI में ऐसा नहीं है। WPI does not capture changes in the prices of services, ठीक है। Next we have Reserve Bank of India has now adopted WPI as its key measure of inflation and to decide on changing the key policy rate. No, Reserve Bank of India has now adopted not WPI, rather CPI, that is Consumer Price Index, as a key measure of inflation. So इसमें से आप सर्च करो, तीसरा आपका आंसर नहीं है, this cannot be your answer. This two, A and B would be the correct answer, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि कंसीडर द फॉलोइंग एक्शन विच गवर्नमेंट कैन टेक। पहला ऑप्शन है डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी, ठीक है, रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, अडॉप्टिंग suitable policies which attract greater FDI and more funds from FII, that is foreign institutional investment. Which of the above actions or action can help in reducing the current account deficit, ठीक है। सो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि व्हाट इज करंट अकाउंट डेफिसिट, ठीक है। तो देखो, दीज आर, ये अकाउंट है, एंड सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, ठीक है। तो टू अंडरस्टैंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, सबसे पहले समझो कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल द ट्रांजैक्शन। क्या बोला मैंने, सिस्टमेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ
all the transactions between the people of a nation with the rest of the world. ठीक है. So balance of payment is the systematic records of all the systematic records of all the transactions between the people of the country and rest of the world. Balance of payment has multiple components, जिसमें पहला एक है उसमें दो अकाउंट्स है, दैट इज करेंट अकाउंट, ठीक है, दूसरा है कैपिटल अकाउंट एंड तीसरा है फॉरेक्स. ये हम बाद में देखेंगे जब बैलेंस ऑफ पेमेंट को वी विल डिस्कस इन डिटेल्स. यहां पे फॉर योर अंडरस्टैंडिंग की करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट, दिस करेंट अकाउंट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू मर्चेंडाइज दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट. ठीक है. दूसरा है आपका इनविजिबल. अब इनविजिबल क्या है समझो. इनविजिबल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, जिसमें आपका पहला है सर्विसेज, दूसरा है फैक्टर इनकम एंड तीसरा है आपका ट्रांसफर पेमेंट. जैसे कि अगर मान लो कि पेमेंट, ठीक है, जैसे कि मान लो कि गिफ्ट हो गया, ठीक है, रेमिटांसेस हो गए, तो ये सब चीजें कहां पे आती है, ट्रांसफर पेमेंट्स में. अब आपको समझना है कि करंट अकाउंट में डेफिसिट कब होगा. करंट अकाउंट में डेफिसिट कैन बी ऑफ, उसके बहुत सारे फॉर्म्स हो सकते हैं, बट आपको मैं यहाँ पे ब्रीफ इंट्रोडक्शन करा रहा हूं कि सपोज कि आपका जो एक्सपोर्ट है वो कम है इंपोर्ट से, हम क्या कहेंगे कि करंट अकाउंट में डेफिसिट है. मतलब इंपोर्ट जो है ज्यादा है एज कंपेयर टू किसके, एक्सपोर्ट के. ठीक है. तो जितना आप इंपोर्ट करते हो उससे कम क्या कर रहे हो, आप एक्सपोर्ट कर रहे हो. तो इस कंडीशन में क्या होगा, करंट अकाउंट डेफिसिट. मतलब आपने से फॉर एग्जांपल कि 100 रुपए के सामान को क्या किया, इंपोर्ट किया, लेकिन आप एक्सपोर्ट कर रहे हो 80 रुपीज का. तो यहाँ पे डेफिसिट कितने का है, जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, जहाँ पे सारी चीजें रिकॉर्ड होगी, वहां पे ये सरप्लस में नहीं दिखाएगा, वहां पे ये डेफिसिट में दिखाएगा. 20 रुपीज के डेफिसिट को यहाँ पे शो करना पड़ेगा. कहाँ पे, करंट अकाउंट में. स्पेशली कहाँ पे, जहाँ पे मर्चेंटाइज है, जहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है. लेट्स अंडरस्टैंड इसके अब ऑप्शंस को. पहला ऑप्शन आपका क्या कहता है कि रिडक्शन, पहला ऑप्शन कहता है कि डीवैल्यूइंग द डोमेस्टिक करेंसी. अब आपको एक चीज और समझना पड़ेगा कि डीवैल्यू क्या होता है. सपोज कि अगर पहले $1 का जो वैल्यू था दैट इज रुपीज, से फॉर एग्जांपल 80, हाइपोथेटिकली सेइंग, नाउ $1 इज इक्वल टू, अब आपको $1 खरीदने के लिए से फॉर एग्जांपल आपको 19 रुपीज लगेगा. ठीक है. $1 खरीदने के लिए यू हैव टू पे कितना, 90 रुपीज. अब जब $1 को खरीदने के लिए यू हैव टू पे 90 रुपीज, दैट मीन्स व्हाट, कि ये डिवैल्यू हुआ. मतलब जो इंडियन करेंसी है उसका वैल्यू क्या हुआ, कम हुआ. अगर यही 70 हो जाता, $1 का वैल्यू अगर 70 हो जाता, तो हम क्या कहते हैं कि यहाँ पे जो इंडियन करेंसी है या जो डोमेस्टिक करेंसी है वो रीवैल्यू होता. अब जो डिवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन का जो प्रोसेस है दैट इज डन बाय गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया और किसी भी कंट्री का. ठीक है. लेकिन इसी के जगह पे क्या होता है, appreciation and depreciation is entirely dependent on market forces. ठीक है. that is demand and supply. वो सब अगेन बाद में हम देखेंगे. तो devaluing the domestic currency, yes, जब करेंसी डिवैल्यू होगा. अब एक चीज मैं आपको और एग्जांपल के तौर पे यहां से समझाता हूं कि मान लो कि अगर $1 में एक बर्गर मिलता है, कहां पे, एक बर्गर इन यूएसए, और इंडिया में 40 रुपए में क्या होता है, 40 रुपए में एक बर्गर मिलता है. आपको क्या लगता है
कि जो सेम बर्गर, नॉट द डिफरेंट काइंड, उसमें कोई, आई एम जस्ट गिविंग यू सेम कमोडिटी सो दैट यू विल अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली। तो जो सेम बर्गर है, अब कोई भी व्यक्ति जो यूएसए में है, वाई दे विल पे $1 टू परचेज अ सिंगल बर्गर, वाई नॉट? अब यहां से अगर इंडिया से बर्गर बाहर जा रहा है तो वहां पे $1 में 2 बर्गर मिलेगा, इजंट इट? तो जब 2 बर्गर मिलेगा तो लोग जो है प्रेफर करेंगे कौन सा? इंडियन बर्गर। ठीक है, तो जो कॉम्पिटिटिवनेस है हमारे बर्गर का, वो हमारे प्रोडक्ट का, वो क्या होगा? इंक्रीज करेगा। अब मान लो कि यहाँ पे 2 बर्गर मिल जा रहा है, यहाँ पे क्या होगा? 2 से ज़्यादा बर्गर मिलेगा, 2.1 2.2 समथिंग बर्गर मिलेगा। तो आपने जब अगर डी वैल्यू किया अपने डोमेस्टिक करेंसी को, तो आपका जो क्या कहते हैं, करंट अकाउंट डेफिसिट है, वो रिड्यूस होगा। मतलब आपका एक्सपोर्ट क्या हो रहा है? आपका एक्सपोर्ट बढ़ रहा है। तो दिस स्टेटमेंट इज क्या? दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट। रिडक्शन इन एक्सपोर्ट सब्सिडी। अब समझो, सपोज कोई यहाँ पे एक टेक्सटाइल फॉर्म है, इसका एक इस एबीसी बंदा है, एंड इस एबीसी बंदे का एक टेक्सटाइल कंपनी है जहाँ पे ये क्या करता है, सपोज कि 1 लाख का या फिर 10 करोड़ रुपीस का ये जो है टेक्सटाइल एक्सपोर्ट करता है, एंड गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी कि भाई तुम करो एक्सपोर्ट, मैं तुम्हें सब्सिडी दे रहा हूं इन द फॉर्म ऑफ कैश, ये भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ टैक्स रिबेट, ठीक है, ये भी हो सकता है इन द फॉर्म ऑफ कि आप क्या करो कि आपका जो लोन है, दैट लोन विल बी एट लोअर प्राइस। ठीक है, जो इंटरेस्ट रेट रहेगा वो क्या होगा? दूसरों से कम होगा। मतलब क्या कि अगर एक्सपोर्ट सब्सिडी में मान लो कमी कर दी जाएगी, तो वाई दिस बंदा एबीसी विल बी इंटरेस्टेड इन एक्सपोर्टिंग। ठीक है, तो एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है, ना कि क्या करना है? घटाना है। तो जब एक्सपोर्ट को बढ़ावा देना है तो उसके लिए रिडक्शन नहीं करनी होगी इन एक्सपोर्ट सब्सिडी, इसमें क्या करना पड़ेगा? इंक्रीज करना पड़ेगा। जब इसमें आप इंक्रीज करोगे एक्सपोर्ट सब्सिडी में, तो दिस एबीसी बंदा जिसका एक कंपनी है, वो क्या करेगा? इंटरेस्टेड होगा इन exporting more textile to the countries, to the other countries. Getting this? So the statement number 2 is incorrect. अब you can eliminate यहाँ से, यहाँ पे 2 incorrect है, 2 incorrect है, ये these 2 can not be your answer, और एक आपका सही है, ठीक है, और 3 only can not be your answer. So the option D, that is 1 and 3 would be correct answer. ठीक है, यहाँ पे आप देख लो, adopting suitable policies which attracts FDI and more funds from FII. Yes, this can help in reducing the current account deficit. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा अब? नाउ हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? माइक्रो फाइनेंस इज द प्रोविजन ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज टू पीपल ऑफ लो इनकम ग्रुप्स। ठीक है, दिस इंक्लूड्स बोथ द कंज्यूमर एंड द सेल्फ एम्प्लॉयड। सर्विसेस रेंडर अंडर माइक्रो फाइनेंस इज और आर कैन बी विच ऑफ द फॉलोइंग। सो माइक्रो फाइनेंस, ठीक है, माइक्रो फाइनेंस इज किसके लिए? जो पुअर पीपल है, ठीक है, जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है, इन सब के लिए। तो इन सबको क्या प्रोवाइड कर सकते हो? इन सबको क्रेडिट फैसिलिटीज दिया जा सकता है, डेफिनेटली। इसको सेविंग की फैसिलिटीज दी जा सकती है कि आप यू कैन सॉरी यू कैन ओपन सेविंग अकाउंट्स एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, इंश्योरेंस फैसिलिटीज, यस, कि अगर आपका बिजनेस इज रनिंग आउट तो वी आर देयर टू हेल्प यू। ठीक है, तो इंश्योर करना उस चीज को। फंड ट्रांसफर फैसिलिटीज, यस। सो these all the facilities can be rendered to किसको? माइक्रो, अंडर माइक्रो फाइनेंस। सो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है, गिव मी अ सेकेंड। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद व्हाट?
डिफ्लेशन, इन्फ्लेशन, स्टैगफ्लेशन एंड हाइपर इन्फ्लेशन। आप समझो कि इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, इकोनॉमिक ग्रोथ होगा इसका मतलब व्हाट, इफ इकोनॉमिक ग्रोथ इज देयर दैट मीन्स कि जॉब्स आर बीइंग क्रिएटेड, मतलब जॉब्स बढ़ रहा है, मतलब क्या, जो आपका अनएम्प्लॉयमेंट है, अनएम्प्लॉयमेंट वो रिड्यूस हो रहा है, अनएम्प्लॉयमेंट रिड्यूस हो रहा है, इसका मतलब लोगों के पास देयर इज अ मनी, ठीक है, तो लोगों का क्या, कंजम्पशन बढ़ेगा, ठीक है, कंजम्पशन बढ़ेगा और एट द सेम टाइम उसका सेविंग्स भी बढ़ेगा, है ना। अगेन दीज सेविंग्स कैन बी फर्दर यूज्ड एज अ इन्वेस्टमेंट टूल्स, ठीक है, अब जो ये सेविंग्स आप करोगे बैंक में, वो पैसा बैंक्स विल गिव टू द बिजनेसमैन टू इन्वेस्ट फर्दर, अंडरस्टैंडिंग। तो यहाँ पे क्या होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट होगा, फिर से इन्वेस्टमेंट होगा तो लोगों के पास जॉब्स होंगे, ठीक है, लोगों के पास जॉब्स होंगे तो लोगों के पास फिर से क्या होगा, बहुत सारा पैसा होगा, मनी ही पैसा। अब जब लोगों के पास पैसा ही पैसा है तो उसका क्या करेगा लोग, ठीक है, तो दे विल परचेज थिंग्स। अब जब ज्यादा पैसा होगा तो फिर इन्फ्लेशन, ठीक है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज नॉट कपल्ड विद डिफ्लेशन, स्टैगफ्लेशन, हाइपर इन्फ्लेशन, रादर इन्फ्लेशन, ठीक है, अगर इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है तो इट कैन अल्टीमेटली लीड्स टू व्हाट, इन्फ्लेशन, सो दैट इज व्हाई देयर मॉनेटरी पॉलिसी आर देयर, ठीक है, मॉनेटरी पॉलिसी आर देयर, देयर आर फिस्कल पॉलिसी, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी बाय गवर्नमेंट टू कंट्रोल द स्टेबिलिटी, टू कंट्रोल द इंस्टेबिलिटी इन द मार्केट। यहाँ पे मॉनेटरी एक्टिविटी, जो मॉनेटरी पॉलिसी है दैट इज डन बाय सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज आरबीआई, टू परफॉर्म और टू मेंटेन द इन्फ्लेशन, ठीक है, क्रेडिट्स एटसेट्रा इन द मार्केट, अंडरस्टैंडिंग। सो इकोनॉमिक ग्रोथ इज यूजुअली कपल्ड विद व्हाट, कपल्ड विद इन्फ्लेशन, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज द बैलेंस ऑफ पेमेंट ऑफ अ कंट्री इज अ सिस्टमेटिक रिकॉर्ड ऑफ व्हाट, इनिशियली आई मीन इन द लास्ट स्लाइड्स आई हैव टोल्ड यू व्हाट, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है, कि बैलेंस ऑफ पेमेंट इज द systematic records of all the transaction done by किसके द्वारा, people of a country with rest of the world, ठीक है। रीड दिस स्टेटमेंट, ऑल import and export transaction of a country during a given period of time, normally a year, ठीक है, goods exported from a country during a year, ठीक है, नॉट ओनली गुड्स एक्सपोर्टेड, गुड्स कैन बी एक्सपोर्टेड, कैन बी इंपोर्टेड, हमने लास्ट स्लाइड में देखा था यहाँ पे कि जो करंट बीओपी होता है, बीओपी में देर आर टू अकाउंट्स, करेंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट्स, तो करेंट अकाउंट का पार्ट है मर्चेंटाइज, दैट इज एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। उसके बाद इनविजिबल में क्या है, सर्विसेज आर देयर, सर्विसेज में क्या आप एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हो, जैसे कि टेलीकम्युनिकेशन हो गया, जैसे कि एजुकेशन सर्विसेज हो गया, फाइनेंशियल सर्विसेज हो गया, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फैक्टर इनकम्स क्या होता है वो हम देखेंगे, ट्रांसफर पेमेंट्स लाइक गिफ्ट, रेमिटांसेस एट्सेट्रा एट्सेट्रा। और कैपिटल अकाउंट को भी फर्दर जो है डिवाइड किया गया है फॉरेन इन्वेस्टमेंट दैट इज एफडीआई एंड एफआईआई, ठीक है। उसके बाद इसी तरीके से लोन है कैपिटल के अंदर ही, दैट इज आपका जो लोन है एक्सटर्नल कॉमर्शियल बोरोइंग्स एट्सेट्रा। उसके बाद इसी के अंदर आता है आपका व्हाट, इसी के अंदर आता है एसडीआर, इसी के अंदर आता है आपका क्या, इसी के अंदर यू हैव बैंकिंग कैपिटल्स, ठीक है, बैंकिंग कैपिटल्स जो कि क्या है, सपोज जो एनआरआई है उसके जो डिपॉजिट्स होंगे दैट विल बी मेंटेन ओवर हेयर। तो आप देख सकते हो यहां पे कि
गुड्स एक्सपोर्ट फ्रॉम अ कंट्री ड्यूरिंग अ ईयर, नॉट ओनली गुड्स, और भी बहुत सारे इकोनॉमिक ट्रांजेक्शन बिटवीन गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री टू अनदर, नॉट बिटवीन द गवर्नमेंट ऑफ अ कंट्री, रादर पीपल, ठीक है, पीपल ऑफ अ कंट्री, कैपिटल मूवमेंट फ्रॉम वन कंट्री टू अनदर, नो. So all imports and export transaction of a country during a given period of time, normally a year. So statement 1 would be correct answer. ठीक है. Next is what? Reserve Bank of India regulates the commercial banks in matters of what? Liquidity of assets, branch expansion, merger of banks, winding of banks. Yes, Reserve Bank of India regulates all of these four. ठीक है, कैसे? Liquidity of assets भी it is maintained or it is regulates by RBI. ब्रांच एक्सपेंशन होगा कितना नहीं होगा, दैट इज ऑल्सो रेगुलेट्स बाय RBI. मर्जर ऑफ बैंक्स, ठीक है, इफ सपोज बैंक्स आर नॉट परफॉर्मिंग वेल, तो उस केस में द परफॉर्मेंस ऑफ मर्जर्स ऑफ बैंक्स कैन बी डन बाय द RBI. उसी तरीके से वाइंडिंग अप ऑफ banks, that also can be done by or regulate by RBI. So these all four activities can be regulated by which one? RBI. So what is the correct answer? 1 and 4, no. 2 3, no. 1 2 3, 1 2 3 and 4, all of them are correct. Moving to the next question, that in India deficit financing is used for raising resource for what? अब देखो डेफिसिट फाइनेंसिंग, अगेन अगर आप लोन ले रहे हो, ठीक है, अगर आप अपने कहीं से लोन ले रहे हो एंड इफ दैट लोन इज गोइंग टू परफॉर्म समथिंग बेटर फॉर योर बिजनेस, इस केस में अगर मान लो कि इफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज डन फॉर कैपिटल स्टॉक जनरेशन, तो इस केस में दिस डेफिसिट फाइनेंसिंग इज ओके. बट इफ डेफिसिट फाइनेंसिंग इज डन फॉर द कंजम्पशन पर्पस, आप किसी से लोन लेके खाओगे तो दैट इज बैड थिंग्स. ठीक है, अगर आप किसी से लोन लेकर के इफ यू आर इन्वेस्टिंग एंड इफ यू आर अर्निंग फ्रॉम देयर, ठीक है, तो दैट इज बेस्ट थिंग गो. सो इन इंडिया डेफिसिट फाइनेंसिंग इज यूज्ड फॉर रेजिंग रिसोर्सेज फॉर व्हाट? इकोनॉमिक डेवलपमेंट. अगर आप इकोनॉमिक डेवलपमेंट कर रहे हो दैट इज गुड. अगर आप मान लो कि पैसे ले करके किसी को डेट कर रहे हो तो नॉट गुड. एडजस्टिंग द बैलेंस ऑफ पेमेंट, नो. रिड्यूसिंग द फॉरेन डेट, नो. दीज आर नॉट एडवाइजेबल. सो आप डेफिसिट कर सकते हो फाइनेंस को, अगर आपके पास डेफिसिट है, पैसा नहीं है, तो यू कैन टेक लोन और उससे आप यू कैन परफॉर्म इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो फर्दर क्या होगा, आपके इकोनॉमिक को ग्रोथ करेगा, बूस्ट करेगा. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट? नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कंस्टिट्यूट कैपिटल अकाउंट? अब कैपिटल अकाउंट हमने अभी देखा थोड़ी देर पहले कि BOP जो होता है उसके अंदर देयर आर टू अकाउंट्स. दैट इज, पहला आपका है करंट अकाउंट, ठीक है, करंट अकाउंट, एंड दूसरा क्या था आपका? दैट इज कैपिटल अकाउंट. ठीक है, कैपिटल अकाउंट. नाउ इफ यू सी कि कैपिटल अकाउंट में अभी मैंने डिस्कस किया कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट, ठीक है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट, जैसे कि क्या, जो आपका FDI है या फिर जो FII है, दैट इज फॉरेन इन्वेस्टमेंट, फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, या फिर यू कैन से लोन, एक्स्ट्रा कॉमर्शियल बोरोइंग्स, या फिर आपका जो बैंकिंग, ठीक है, बैंकिंग्स आर देयर, बैंकिंग सर्विसेज आर देयर, जो डिपॉजिट्स ऑफ NRIs है वो. तो लेट्स अंडरस्टैंड क्या क्या है. अगर आप देखोगे कि कैपिटल अकाउंट की बात करी जा रही है यहाँ पे, तो क्या क्या है इसमें? फॉरेन लोन्स, यस. फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यस. प्राइवेट रेमिटांसेस, नो. रेमिटांसेस इज द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, इनविजिबल. और वहां पे हमने देखा था इनविजिबल में भी क्या, कि जो ट्रांसफर पेमेंट है वहां पे प्राइवेट रेमिटांसेस या फिर जो गिफ्ट्स हैं, दे आर द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, नॉट द कैपिटल अकाउंट. नाउ पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट, ठीक है, यस, पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट. सो विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट ऑप्शन? पहला क्या है? 1 2 3, 1 2 3, नो, ये नहीं है. 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है, 3 नंबर नहीं है. तो रेस्ट ऑप्शन कौन सा बच जाता है? दिस ऑप्शन नंबर
B. So 16 का ऑप्शन नंबर B would be the correct answer. Understanding it? अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट जनरली मीन्स व्हाट। अब देखो अनएम्प्लॉयमेंट की बात कर रही है, जस्ट गिविंग यू द ब्रीफ इंट्रोडक्शन अबाउट एम्प्लॉयमेंट। सी एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट इज ऑलवेज मेजर इन परसेंटेज टर्म, एंड अनएम्प्लॉयमेंट का जो परसेंटेज होता है दैट इज क्या, अनएम्प्लॉयड अनएम्प्लॉयड पीपल अपॉन जो आपका लेबर फोर्स है। ठीक है, अब लेबर फोर्स क्या होता है कि लेबर फोर्स में जो भी बंदा है जो एम्प्लॉयड है प्लस अनएम्प्लॉयड है बट दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, ये टर्म्स आपको याद होना चाहिए कि जो लेबर फोर्स है दैट कॉन्स्टिट्यूट्स क्या, एम्प्लॉयमेंट, जो पीपल एम्प्लॉयड है ऑलरेडी, एंड अनएम्प्लॉयड जो अनएम्प्लॉयड है बट दे आर एक्टिवली लुकिंग फॉर एम्प्लॉयमेंट, उसको हम क्या कहेंगे, लेबर फोर्स, एंड इनटू 100 दिस गिव यू द परसेंटेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ठीक है, अब अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी डिफरेंट टाइप्स, अनएम्प्लॉयमेंट कैन बी structural, unemployment can be cyclical, it can be frictional, it can be seasonal, ठीक है, it can be disguised. So these are the types of आपका क्या, अनएम्प्लॉयमेंट का स्ट्रक्चर, अगर इकोनॉमी के स्ट्रक्चर में चेंज हो रहा है। ठीक है, जैसे कि जो आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो लोग इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से अवेयर नहीं थे आफ्टर द 1991 के रिफॉर्म्स, उसकी जॉब चली गई। ठीक है, ऐसा नहीं था कि जॉब्स वर नॉट देयर इन द मार्केट, जॉब्स वर देयर इन द मार्केट, बट ड्यू टू द स्ट्रक्चरल चेंज लोगों को जो है कंप्यूटर चलाने नहीं आता था एट दैट टाइम, एंड दैट इज वाई मेनी ऑफ द पीपल हैड लॉस्ट देयर जॉब्स एट दैट टाइम। साइक्लिकल है, उसी तरीके से frictional, suppose if you are working for a company A and you resigned over here and you are looking for some other jobs, and after say for example a month you get a job in company B, तो जिस टाइम, ये जो एक महीने का गैप है जहां पे यू आर अनएम्प्लॉयड, यू आर सर्चिंग फॉर अनदर जॉब, तो दिस इज कॉल्ड एज फ्रिक्शनल अनएम्प्लॉयमेंट। सीजनल की बात करूं मैं तो दिस द बेस्ट एग्जांपल इज फॉर टूरिज्म सेक्टर, जहां पे टूरिज्म में क्या है कि पीपल आर एम्प्लॉयड फॉर सर्टेन मंथ्स, जहां पे अगर टूरिज्म एक्टिविटीज हो रही है तो उस टाइम पे ठीक है पीपल आर एम्प्लॉयड, अदरवाइज वहां पे पीपल आर अनएम्प्लॉयड। सेम हैपेंड इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद है आपका डिस्गाइज्ड। अब आप देखो यहाँ पे कि ये डिस्गाइज्ड क्या है कि सपोज 10 पीपल और 10 लेबर्स आर प्रोड्यूसिंग क्या, 1000 क्विंटल्स ऑफ व्हाट, व्हीट। तो अगर पर पर्सन प्रोडक्टिविटी में पूछूं आपसे तो आप कहोगे कि 100 क्विंटल पर लेबर। ठीक है, दिस इज द प्रोडक्टिविटी ऑफ द लेबर। अब इफ यू आर रिमूविंग 2 लेबर्स फ्रॉम दिस 10, अब आपके पास 8 ही है। ठीक है, स्टिल द प्रोडक्शन जो है आपका 1000 क्विंटल ही है। ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 2 बंदा यहां से निकला, इसका जो मार्जिनल प्रोडक्टिविटी है, इसका जो प्रोडक्टिविटी होना चाहिए था कुछ, वो क्या है, कुछ नहीं है, मतलब 0 है। तो हम इस सिचुएशन को क्या कहते हैं, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। अब यहां पे देखोगे आप, लार्ज नंबर ऑफ पीपल रिमेन अनएम्प्लॉयड, alternative employment is not available, marginal productivity of labor is 0. So the statement C is the correct answer. Understanding it? Marginal productivity क्या है, 0 है। Now next, a rise in general level of prices may be caused by, पहला स्टेटमेंट है an increase in the money supply, a decrease in the aggregate level of output, and increase in the effective demand। ठीक है, अब देखो प्राइस जो है आपका राइज करेगा किसी भी चीज का, तो उसके लिए क्या क्या कंडीशन अप्लाइड है। अगर मान लो कि इंक्रीज इन द मनी सप्लाई है, ठीक है, लोगों के पास बहुत सारा पैसा है, पैसा अगर आप मनी सप्लाई इंक्रीज कर देते हो,
ठीक है। तो जब मनी सप्लाई बढ़ेगा तो लोगों के पास पैसा है, लोगों के पास पैसा है तो ऑटोमेटिकली जो प्राइस है किसी भी चीज का वो क्या होगा, इंक्रीज कर जाएगा। दैट मीन्स स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। आप कहोगे कि नहीं मैं 100 रुपीज में एक पर्टिकुलर आइटम को खरीदूंगा, सामने वाला बी कहेगा कि नहीं मैं 101 रुपीज में खरीदूंगा, सी कहेगा नहीं मैं 102 रुपीज में खरीदूंगा, क्योंकि लोगों के पास पैसे बहुत ज़्यादा है, मनी सप्लाई जो है आपने इंक्रीज कर दिया है इकोनॉमी में। सेकेंड ऑप्शन क्या है आपका कि अ डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट। डिक्रीज इन द एग्रीगेट लेवल ऑफ आउटपुट, मान लो कि आउटपुट आप क्या कर रहे हो, डिक्रीज कर रहे हो। पहले सपोज आउटपुट वाज 100 यूनिट, नाउ यू आर डिक्रीजिंग इट टू 90 यूनिट। मतलब क्या कि पहले रिक्वायरमेंट था 100 यूनिट का, अब यू आर डिक्रीजिंग इट, ऑटोमेटिकली इसका जो प्राइस है विल इंक्रीज। ठीक है, लोगों के पास पैसा होगा तो लोग क्या कहेंगे, मैं ज़्यादा दूंगा, वो कहेंगे मैं ज़्यादा दूंगा, एंड सो ऑन। ठीक है, नेक्स्ट ऑप्शन है दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट। थर्ड स्टेटमेंट क्या है आपका, एन इंक्रीज इन इफेक्टिव डिमांड। ठीक है, अगर डिमांड बढ़ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि प्राइस इंक्रीज करेगा। ठीक है, सो ऑल ऑफ द थ्री स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो क्या हो जाएगा, सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स गिवन बिलो ऑल ऑफ द अबव, दैट मीन्स डी नंबर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is likely to be the most inflationary in its इफेक्ट। अब मोस्ट इन्फ्लेशनरी है इसके इफेक्ट में, सब ये जो चार ऑप्शंस गिवन है इसमें से सबसे ज्यादा इन्फ्लेशन किस कंडीशन में पॉसिबल है। ठीक है, तो अब देखो सबसे ज्यादा कंडीशन मैं आपको नॉर्मली बता देता हूं कि इफ आरबीआई, इफ गवर्नमेंट इज आस्किंग आरबीआई टू प्रिंट मनी। ठीक है भाई, अब अगर दे आर आस्किंग कि प्रिंट मनी, दैट मीन्स व्हाट, कि जो मनी सप्लाई है इन द इकोनॉमी दैट विल इंक्रीज, money supply that will increase. When the money supply in the economy will increase, that will ultimately leads to what, that means ultimately leads to मतलब प्राइस हाइक। प्राइस हाइक, प्राइस क्या होगा उसका, बढ़ जाएगा किसी भी चीज का, क्योंकि लोगों के पास पैसा है ना। तो आप अगर पढ़ोगे इसको तो रीपेमेंट ऑफ पब्लिक डेट, ठीक है, इट माइट इंक्रीज और इट माइट नॉट इंक्रीज बट नॉट ऑलवेज। बोरोइंग फ्रॉम द पब्लिक टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, ठीक है। इनडायरेक्ट इम्पैक्ट, बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट। अब इस केस में क्या होगा कि अगर गवर्नमेंट इज बोरोइंग फ्रॉम बैंक्स, बैंक से अगर गवर्नमेंट इज टेकिंग मनी, तो बैंक के पास जो लिक्विडिटी है, जो कैश है या फिर जो भी फंड्स है, वो क्या होगा, कम हो जाएगा। दैट विल रिड्यूस, व्हेन दैट फंड्स विल रिड्यूस, तो बैंक्स के पास इतना ज़्यादा फंड्स नहीं होगा फॉर फर्दर लेंडिंग, और जब ये फर्दर लेंडिंग नहीं हो पाएगा तो फिर इन्वेस्टमेंट नहीं हो पाएगा, इन्वेस्टमेंट विल नॉट हैपन। एंड जब इन्वेस्टमेंट नहीं है तो अगेन यहाँ पे आप देखोगे कि इन्फ्लेशन की बात कैसे होगी जब लोगों के पास पैसा ही नहीं होगा, एटसेट्रा एटसेट्रा। ठीक है, क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट, यस, दैट इज अल्टीमेटली लीड्स टू मोस्ट इन्फ्लेशनरी क्या इफेक्ट। ये चीज हम देखेंगे जब हम इन्फ्लेशन करेंगे, तो वहां पे देयर आर मल्टीपल कंट्रीज विटनेस्ड दिस काइंड ऑफ, कि उसने क्या किया कि उसने मनी प्रिंट करना स्टार्ट किया, एंड they used to give money to their citizens. Suppose government of India is not printing money, although there is a prevalence of poverty. ठीक है, बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है, बहुत ज़्यादा गरीबी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, बट स्टिल द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज नॉट प्रिंटिंग मनी एंड गिविंग देम। क्यों? क्योंकि अगर ऐसा होगा तो आप बैग में भर के जाओगे मिल्क खरीदने के लिए, बैग में पैसा भर के आप जाओगे टूथब्रश खरीदने के लिए, क्योंकि पैसे की कमी नहीं है लोगों के पास। ठीक है, तो क्रिएटिंग न्यू मनी टू फाइनेंस अ बजट डेफिसिट अल्टीमेटली लीड्स टू क्या, इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट ऑन द इकोनॉमी। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सप्लाई ऑफ मनी, जो सप्लाई ऑफ मनी है रिमेनिंग द सेम, ओके। ठीक है, जो मनी मान लो कि 100 रुपये पहले से क्या हो रहा है, सप्लाई हो रहा है आपके इकोनॉमी में, वो स्टिल 100 रुपीज है। when there is an increase in demand for the money, और people are saying कि
वी रिक्वायर मनी। तो इस केस में क्या होगा कि ये जो मनी सप्लाई, मतलब जो मनी था, अब सप्लाई ऑफ मनी, मनी सप्लाई क्या होता है, मनी क्रिएशन क्या होता है, ठीक है, दैट वी विल सी। यहाँ पे आप समझो कि अगर सप्लाई ऑफ मनी क्या है 100 रुपीज, और डिमांड जो है इंक्रीज कर रहा है, तो डिमांड इंक्रीज कर रहा है तो बैंक्स विल इंक्रीज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, अगर पहले मान लो कि इंटरेस्ट रेट वाज से फॉर एग्जांपल 8%, ठीक है, अब वो इंटरेस्ट रेट बिकम्स 10%। क्यों? क्योंकि डिमांड बढ़ रहा है इस पैसे का, 100 रुपए का। अगर और ज़्यादा डिमांड होगा तो और ज़्यादा परसेंटेज जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो इंक्रीज करेगा। तो इफ फॉल इन द लेवल ऑफ प्राइस, नो, एंड इंक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, यस। तो नंबर बी, ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट आंसर। डिक्रीज इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट, ना भैया, डिक्रीज कैसे होगा, इंक्रीज होगा ना इंटरेस्ट रेट। अगर डिमांड बढ़ रहा है, किसी चीज का डिमांड बढ़ रहा है, तो वो जो है उसका वैल्यू क्या होगा, इंक्रीज करेगा, ना कि डिक्रीज करेगा। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू बैलेंस ऑफ पेमेंट, with reference to balance of payment which of the following constitutes the current account। लास्ट में हमने देखा था कैपिटल अकाउंट, आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि देर आर टू अकाउंट्स, दैट इज करेंट अकाउंट एंड दैट इज अ कैपिटल अकाउंट। कहाँ पे, इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, दो अकाउंट्स है यहाँ पे, इसमें मैंने आपको पहले डिस्कस किया, सॉरी यहाँ पे मैंने डिस्कस किया, ये भी डिस्कस किया है। तो लेट्स सी अगेन, यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है। तो एक तो पहले आपका है मर्चेंडाइज, मर्चेंडाइज, एंड दूसरा यू हैव व्हाट, दूसरा है आपके पास यहाँ पे इनविजिबल, इनविजिबल। अब यहां से देखो कुछ हो रहा है क्या, बैलेंस ऑफ ट्रेड, यस, बैलेंस ऑफ ट्रेड, वाई, क्योंकि यहाँ पे एक्सपोर्ट और इंपोर्ट है, एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट। तो दीज थिंग्स, अगर एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट आर इक्वल, हम कह सकते हैं कि ट्रेड कैसा है, बैलेंस है। ठीक है, फॉरेन असेट्स, नो, फॉरेन असेट्स आर नॉट द पार्ट ऑफ करंट अकाउंट, रादर द पार्ट ऑफ किसका, दिस कैपिटल अकाउंट। जहां पे आपने देखा था कि जो एफडीआई था, एफआईआई था, एटसेट्रा एटसेट्रा, दैट इज द फॉरेन इन्वेस्टमेंट पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट द करंट अकाउंट। बैलेंस ऑफ इनविजिबल, यस, बैलेंस ऑफ इनविजिबल, तो 1 and 3, दो वाला आपका आंसर नहीं होगा। अब देखो इसमें दो वाला कौन सा है, दो वाला ये तो नहीं हो सकता है, दो वाला ये तो नहीं हो सकता है, और आपका तीसरा भी सही है, मतलब वन अलोन नहीं हो सकता है। तो सी वुड बी द करेक्ट आंसर। ऑल दो जो आपका एस डी आर है, दैट इज स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स, एस डी आर इज अ पार्ट ऑफ कैपिटल अकाउंट, नॉट द करेंट अकाउंट। सो आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज वेंचर कैपिटल मीन्स। वेंचर कैपिटल का मतलब क्या है। अब देखो, वेंचर कैपिटल एक तरीके का फंड है जो कि इशू किया जाता है किसके द्वारा, वेंचर फॉर्म के द्वारा, टू किसको, टू लॉन्ग टर्म स्टार्टअप्स। ठीक है, प्रोवाइड टू न्यू एंटरप्रेन्योरशिप। ये बी आप जो है आपका, दैट वुड बी द करेक्ट ऑप्शन। सो वेंचर कैपिटल मीन अ लॉन्ग टर्म स्टार्टअप कैपिटल प्रोवाइडेड टू अ न्यू एंटरप्रेन्योर्स। ठीक है, नॉट टू द इंडस्ट्री। ठीक है, फंड प्रोवाइड्स टू इंडस्ट्री एट टाइम ऑफ इनकरिंग लॉस, नो, फंड प्रोवाइडेड फॉर रिप्लेसमेंट एंड नो। सो ये क्या है, वेंचर कैपिटल एक तरीके का फंड है, ठीक है, विच इज गिवन टू किसको, जो स्टार्टअप्स हैं, स्टार्टअप्स, ठीक है, उसके लिए। नेक्स्ट क्या है आपका, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इंडियन इकोनॉमी विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर द पर्पस या पर्पसेस ऑफ स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स। ठीक है, पहले तो आपको यू हैव टू अंडरस्टैंड कि स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट वो है क्या। ठीक है, टू इनेबल सेंट्रल बैंक टू कंट्रोल द amount of advances banks can create, to make people deposit with banks safe and liquid, yes, to prevent the commercial bank from making excessive profits, no, profits इसका कोई लेना देना नहीं है,
to force the banks to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirement. So to force the bank to have sufficient vault cash to meet their day-to-day requirements, not for the day-to-day requirements. So option 1 and option 2 are the correct answer. That means this B number. See, आपको you have to understand statutory reserve requirements and their details I will provide you on the lecture itself. ठीक है, जब मैं इस पे एक लेक्चर बनाऊंगा स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स, तो यू विल गेट ऑल द डिटेल्स रिलेटेड टू स्टैट्यूटरी रिजर्व रिक्वायरमेंट्स. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज्ड in an economy, it will what? It will decrease the consumption expenditure in the economy. It will increase the tax collection of the government, right? C option is it will increase the investment expenditure in the economy. It will increase the total saving in the economy. C. अगर interest rate increase हो रहा है, sorry, they are asking the decrease in the interest rate. ठीक है, तो वी आर डिक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट. सपोज पहले इंटरेस्ट रेट वाज 10%, नाउ द इंटरेस्ट रेट बिकम्स आफ्टर रिडक्शन 9%. व्हाट विल हैपन? आपको इसका जो है, आपको इसका साइकिल समझना पड़ेगा, देन यू कैन आंसर दिस क्वेश्चन. अगर इंटरेस्ट रेट इज रिड्यूसिंग, दैट मीन्स व्हाट, कि जो फंड्स हैं, ठीक है, फंड्स दैट इज अवेलेबल टू द बैंक्स, दैट विल बी चीपर. Isn't it? That will be cheaper. Meaning what? कि more people can take loan. क्योंकि इंटरेस्ट रेट क्या हुआ, कम हुआ. अब इंटरेस्ट रेट कम हुआ तो ज्यादा से ज्यादा पीपल चाहेगा कि हम क्या करें, बैंक से लोन ले, एंड वी कैन इन्वेस्ट, सो दैट दे कैन इन्वेस्ट. ठीक है, अब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा. जब इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जॉब इंक्रीज होगा. जब जॉब इंक्रीज होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा. ठीक है, कंजम्पशन इंक्रीज करेगा. एट द सेम टाइम जो है सेविंग्स भी इंक्रीज करेगा, है ना. तो दीज आर द इसका रिपरकशंस, कि अगर इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है तो जॉब क्रिएट हो रहा है, उसके बाद कंजम्पशन इंक्रीज, सेविंग्स इंक्रीज, अगेन फिर से सेविंग, अगेन फिर से इन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा, फिर से जॉब, एंड दिस विल क्रिएट अ साइकिल. सो डिक्रीज इन द कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. डिक्रीज कैसे होगा, कंजम्पशन तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि बढ़ रहा है, तो डिक्रीज नहीं होगा, इंक्रीज हो जाएगा. तो ऑप्शन ए इज नॉट द करेक्ट आंसर. इंक्रीज द टैक्स कलेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट. ठीक है, देखते हैं. इंक्रीज द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर. अब देखो, अगर पीपल आर ट्राइंग टू टेक लोन, कोशिश कर रहा है लोन लेने की, क्यों, फॉर इन्वेस्टमेंट पर्पस. इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है, इंक्रीज कर रहा है. तो इफ द इंटरेस्ट रेट इज डिक्रीज हो रहा है इन द इकोनॉमी, तो क्या होगा, उसका जो इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी, और उसका रिपरकशन की कंजम्पशन बढ़ेगा, सेविंग्स बढ़ेगा. ठीक है, इस तरीके से टैक्स कलेक्शन भी ज़्यादा होगा. बट दैट आर द इनडायरेक्ट इम्पैक्ट. बट डायरेक्ट इम्पैक्ट इज व्हाट, कि उसका इंक्रीज इन द इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी. सी, अगर आप इकोनॉमी के क्वेश्चंस को टैकल कर रहे हो तो यू हैव टू थिंक ऑफ कि इसमें से बेस्ट सूटेबल आंसर्स कौन से हैं. ठीक है, एंड बेस्ट सूटेबल आंसर्स फाइंड करने के लिए यू हैव टू हैव उसका पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी. विदाउट उसका कॉन्सेप्ट का क्लैरिटी, दिस इज नॉट पॉलिटी, दिस इज नॉट हिस्ट्री, राइट. दिस इज नॉट समथिंग विच यू कैन मेमोराइज आप नहीं कर सकते हो. यू हैव टू बी वेरी वेरी लॉजिकल, इवन इन द ज्योग्राफी और इन द इकोनॉमी. ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. विद रेफरेंस टू द इंडियन इकोनॉमी, consider the following statements: bank rate, open market operations, public debt, public revenue. अब इसके बारे में क्या है पढ़ते हैं. Which of the above is or are component या components of monetary policy? Okay, अब देखो monetary policy क्या है. monetary policy
जो है दैट इज कंट्रोल बाय आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, दैट इज सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, उसको हम रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया भी कहते हैं। मॉनेटरी पॉलिसी के देयर आर सर्टेन टूल्स, टूल्स क्या क्या हैं जो आप देख रहे हो कि जो रेपो है, ठीक है, रेपो रेट हो गया आपका, उसके बाद रिवर्स रेपो रेट हो गया, ठीक है, आपके पास सी आर आर है दैट इज कैश रिजर्व रेशियो, एस एल आर दैट इज सैचुरिटी या फिर स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, ठीक है, उसके बाद यू हैव ओपन मार्केट ऑपरेशन। सो दीज आर द टूल्स फॉर विच पर्पस, दीज आर द टूल्स फॉर टू कंट्रोल द इन्फ्लेशन, टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी, ठीक है, एंड दैट एक्टिविटी इज डन बाय किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, सेंट्रल बैंक ऑफ, जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का सेंट्रल बैंक कौन है, आरबीआई, उसके द्वारा, ठीक है। एट द सेम टाइम अगर आप देखोगे पब्लिक डेट कोई मतलब नहीं है इसका, पब्लिक रेवेन्यू कोई मतलब नहीं है, यस, बैंक रेट, हाँ इसमें एक और आप ऐड करो दैट इज बैंक रेट, ऑल्दो द बैंक रेट जो है आर ऑब्सोलेट दीज डेज, उसके जगह पे कुछ और है दैट वी विल सी, ठीक है, एंड ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये क्वेश्चन भी 2015 का है ना। तो 1 and 2 आर द करेक्ट आंसर ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन। मॉनेटरी पॉलिसी जो है किसके द्वारा, आरबीआई के द्वारा, और जो फिस्कल पॉलिसी है, ठीक है, फिस्कल पॉलिसी दैट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ठीक है, दैट इज गवर्नमेंट ऑफ दैट इज डन बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू स्टेबलाइज द इकोनॉमी। अब सपोज करो कि इफ द इकोनॉमी इज इन रिसेशन, तो गवर्नमेंट क्या करती है कि टैक्स को कम कर देती है, ठीक है, अब जब टैक्स कम होगा तो लोगों के पास पैसा होगा, लोगों के पास पैसा होगा तो उसका लोग ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, और एक्सपेंडिचर क्या करेगी गवर्नमेंट, इंक्रीज कर देगी, ठीक है। तो ये सब चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है, डोंट वरी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ व्हाट, गुड्स एंड सर्विसेज, गोल्ड एंड सिल्वर, डॉलर एंड अदर हार्ड करेंसी, एक्सपोर्टेबल सरप्लस। अब देखो इंटरनेशनल लिक्विडिटी का मतलब क्या है, अगर मान लो कि इफ अ नेशन वांट्स टू परचेज ऑयल, इन केस ऑफ इंडिया वी आर गिविंग यू द एग्जाम्पल, इंडिया के केस में, सो इंडियन गवर्नमेंट वांट्स टू परचेज ऑयल फ्रॉम गल्फ नेशन, तो वहां पे क्या करेगा, अब गल्फ नेशन का जो करेंसी है वो दैट इज डिफरेंट, ठीक है, अब जब डिफरेंट है तो जो ट्रेड हो रहा है इंटरनेशनली, जो ट्रेड हो रहा है दैट इज हैपन इन डॉलर, दैट इज हैपन इन पॉन्ड, ठीक है, पॉन्ड्स, दैट इज हैपन इन येन, ठीक है, सो दीज आर द स्टेबल करेंसी। अब मान लो कि अगर डॉलर या फिर और भी अदर हार्ड करेंसी जो कि आपका पॉन्ड हो गया, येन हो गया, ठीक है, उसके बाद आपका यूरो हो गया, दीज आर द, सो अगर इसका नॉन अवेबिलिटी है, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू नॉन अवेबिलिटी ऑफ क्या, डॉलर्स एंड अदर हार्ड करेंसी, मतलब आपके पास अगर ये सब करेंसी नहीं है तो यू आर नॉट एबल टू डू इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन इजिली, ठीक है। सो यही क्वेश्चन है आपका, द प्रॉब्लम ऑफ इंटरनेशनल लिक्विडिटी इज रिलेटेड टू द नॉन अवेबिलिटी ऑफ डॉलर्स और अदर हार्ड करेंसी, कौन कौन सा, पॉन्ड्स हो गया, येन हो गया एंड यूरो, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, देयर हैज बीन अ परसिस्टेंट deficit budget year after year, which of the following actions can be taken by government to reduce the deficit। अब देखो डेफिसिट को क्या करना है, डेफिसिट को कम करना है, तो डेफिसिट आपका कर्जा कब कम होगा, डेफिसिट का मतलब क्या कि जो आपका कर्जा है वो कैसे कम होगा, तो जो बजट है, पहले लेट मी गिव यू द इंट्रोडक्शन ऑफ बजट कि बजट क्या होता है और कितने टाइप्स के होते हैं। बजट आर ऑफ टू टाइप्स, एक होता है आपका रेवेन्यू बजट, आपका रेवेन्यू बजट, और दूसरा होता है आपका कैपिटल बजट, ठीक है, दिस इज कैपिटल बजट। फर्दर दिस रेवेन्यू बजट इज डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, पहला पार्ट इसका क्या है, रेवेन्यू बजट का, रेवेन्यू रिसीट्स, ठीक है, दूसरा है आपका रेवेन्यू
दूसरा है आपका रेवेन्यू क्या, एक्सपेंडिचर। उसी तरीके से ये है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर एंड दिस इज योर कैपिटल रिसीट्स। ठीक है, अब देखो कैपिटल एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ, बिल्डिंग ऑफ रोड्स, ठीक है, परचेजिंग ऑफ मशीनरीज एटसेट्रा एटसेट्रा। उसके बाद जो आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है दैट इज जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर है ऑन डे टू डे बिजनेस ऑफ लाइक पेंशन, पेंशन हो गया, जो उसके एम्प्लॉय है उसको पेंशन देना, जो सैलरी है, ठीक है, ये सब चीज प्रोवाइड करना, ये है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू रिसीट दो तरीके का होता है, टैक्स रिसीट्स एंड नॉन टैक्स रिसीट। नॉन टैक्स रिसीट, ठीक है। अब देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि रिड्यूसिंग रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को आप कम करोगे, ठीक है, अब इन सब पे खर्चा कम करोगे तो ऑब्वियस सी बात है कि आपका जो फाइनेंस है, जो डेफिसिट है, वो क्या होगा, ठीक होगा। इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम। अब सोचो आपके पास ऑलरेडी जो बजट है डेफिसिट में है और यू आर इंट्रोड्यूसिंग न्यू वेलफेयर स्कीम, तो पैसा चाहिए स्कीम के लिए। जब पैसा चाहिए तो आप डेफिसिट कम नहीं कर रहे हो, डेफिसिट अपना क्या कर रहे हो, बढ़ा रहे हो, तो दिस इज नॉट द करेक्ट। दिस इज करेक्ट। रैशनलाइजिंग सब्सिडीज, यस दिस इज ऑल्सो ट्रू। कैसे कि अगर गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज और दैट सब्सिडी इज रैशनलाइज, ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडी इन द नेम कि अब अगले साल क्या करना है, इलेक्शन जीतना है। तो जब इलेक्शन जीतना है और गवर्नमेंट इज गिविंग सब्सिडीज, तो अब गवर्नमेंट को फिर से क्या होगा, डेफिसिट होगा, फिर गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं से पैसा लेना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग दिस, तो इंस्टीड ऑफ रिड्यूसिंग द डेफिसिट इम्पैक्ट इट विल इंक्रीज द क्या, इंक्रीज दैट। सो इसीलिए रैशनलाइजिंग सब्सिडी इज इंपॉर्टेंट। अगर सब्सिडी दिया जा रहा है लेकिन रैशनलाइज मतलब अच्छे से सोच समझ के, दैट इज गुड। expanding industries, no, again if you are expanding, if government is expanding industry, they will expand a lot of money over there, ठीक है, तो again it will increase the उसका deficit, not reduce it. तो what would be the correct answer, 1 and 3, 1 and 3 is the correct answer, that means A number is the correct answer, ठीक है। Now next question is when the RBI reduces statutory liquidity ratio by 50 basis points। अब देखो SLR, ठीक है, दैट इज स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो बाय 50 बेसिस पॉइंट्स। अब देखो 100 बेसिस पॉइंट का मतलब क्या होता है, 1%, ठीक है, तो इसका मतलब अगर 50 बेसिस पॉइंट है, इसका मतलब क्या हुआ, 0.5%, इजंट इट, वही 0.5%, ओके। अब देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज लाइकली टू हैपन। अगर ये अभी जो है 18% है, आई ऑलरेडी टोल्ड यू कि ये सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे इन डिटेल्स, डोंट वरी अबाउट इट। अब गवर्नमेंट, अब जो बैंक है, जो बैंक है उसके पास अगर सपोज कि 100 रुपीज़ है, इस 100 रुपीज़ में से बैंक विल हैव टू सेट असाइड 18 रुपीज़ विद देम। वो अपने पास 18 रुपीज़ रखेगा इन द फॉर्म ऑफ गोल्ड, इन द फॉर्म ऑफ कैश और इन द फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटी। ये क्या है, गोल्ड, कैश एंड गवर्नमेंट सिक्योरिटी इजीली लिक्विडेबल, मतलब इसको क्या किया जा सकता है, लिक्विडिटी इसका क्या है, हाई है, मतलब इट कैन, मतलब जो गोल्ड है इट कैन चेंज, उसका जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको हम जो हार्ड कैश है उसमें चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ऑप्शंस को पढ़ोगे तो यू विल गेट कि इंडिया जीडीपी ग्रोथ रेट इंक्रीज ड्रास्टिकली, ओ कम ऑन समथिंग। अगर देखो वी विल डिस्कस इन द कमिंग लेक्चर कि कुछ वर्ड्स हैं जो अगर स्टेटमेंट के साथ लग जाते हैं तो मोस्ट प्रोबेबली क्या होता है कि वो स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है, कि वो ड्रास्टिकली कोई चीज़ इंक्रीज नहीं करता है, ठीक है, या फिर ड्रास्टिकली कोई चीज़ डिक्रीज नहीं करता है। अगर बात हो खास करके इंडिया जीडीपी ग्रोथ की, तो इट कैन नॉट इंक्रीज और इट कैन नॉट डिक्रीज ड्रास्टिकली, ठीक है, तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। Foreign institutional investors may bring more capital into our country. See, जो FII है या फिर जो FDI है, they are not related to SLR। उसको SLR से क्या मतलब है, कोई मतलब नहीं है। क्या मतलब है कि अगर उसको इंटरेस्ट रेट ज़्यादा मिल रहा है, ओके,
दे विल इन्वेस्ट, नहीं मिल रहा है दे विल कम बैक, दे विल गो बैक, ठीक है। तो इसका भी इससे कोई रिलेशन नहीं है। नाउ शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में कट देयर लैंडिंग रेट्स। अब देखो, अभी बैंक के पास 100 रुपया में से 18 रुपीज अपने पास रखना है, तो रेस्ट कितना बचा, 82 रुपीज। अब 82 रुपीज लेकर के ही ये क्या कर सकता है, जो अपना एक्टिविटीज है उसको कर सकता है। बट अगर ये 18 जो है अब क्या हो रहा है 17.5, दैट मीन्स 82.5, मतलब 0.5 रुपीज है ना, ये इंक्रीज हो रहा है। इसका मतलब क्या कि अब इसके पास ज़्यादा फंड है, और जब ज़्यादा फंड है तो क्या, वो जो इंटरेस्ट रेट है उसको क्या करेगा, रिड्यूस करेगा, लेंडिंग रेट दैट विल रिड्यूस। सो शेड्यूल्ड कॉमर्शियल बैंक्स में कट देयर लेंडिंग रेट, तो जो लेंडिंग रेट उसका पहले था उसको क्या करेगा, वो कट करेगा। क्यों, क्योंकि फंड्स आर अवेलेबल, फंड्स ज़्यादा है। इट में ड्रास्टिकली, अगेन ये ड्रास्टिकली वर्ड अगर कहीं भी आता है तो आपको उस स्टेटमेंट को 98% तो है इनकरेक्ट ही मानना है, क्योंकि नथिंग हैपेंड ड्रास्टिकली, नथिंग हैपेंड ओवरनाइट, ठीक है। तो द बेस्ट ऑप्शन ऑफ दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपीज इंप्लाइज। अब देखो कन्वर्टिबिलिटी ऑफ रुपी इंप्लाइज, अगेन यहां पे इसके दो पार्ट्स हैं, करेंट अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी एंड दूसरा इसका पार्ट है कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, ठीक है। तो आरबीआई अलाउज कि जो इंडियन रुपीज है उसका 100% कन्वर्जन इन फॉरेन करेंसी, और जो फॉरेन करेंसी है, ठीक है, और जो फॉरेन करेंसी है उसका 100% कन्वर्जन इन इंडियन करेंसी। तो आरबीआई जो है यहाँ पे अगर मान लो कि इफ अ पर्सन इज विलिंग टू, आई मीन export of items worth rupees, say for example $10 billion, ठीक है। तो ये पूरा का पूरा 10 बिलियन कैन बी चेंज्ड इन फॉरेन, सॉरी इन इंडियन करेंसी, और इंडियन करेंसी कैन बी चेंज इन फॉरेन करेंसी। बट यहां पे प्रॉब्लम है, कैपिटल अकाउंट कन्वर्टिबिलिटी, आरबीआई डज नॉट अलाउ द full conversion of capital account convertibility, rather यहां पे allowed है partial convertibility। क्यों, अब देखो यहां पे क्या है, एफडीआई है, कैपिटल अकाउंट वेब डिस्कस्ड, एफडीआई है, यहां पे क्या है, एफआईआई है। अब थिंक ऑफ इट, अगर पूरा का पूरा जैसे मान लो कि इंश्योरेंस सेक्टर है या फिर कोई भी क्रिटिकल सेक्टर्स लाइक न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट, ठीक है, यहां पे अगर आप 100% एफडीआई लेके आते हो तो दैट मीन्स व्हाट, कि इट कैन लीड्स टू नेगेटिव इंपैक्ट ऑन द इकोनॉमी, ठीक है। इफ inflow of FDI and FII is there, that is best for the economy, but the flip side is that this FDI will destabilize और destabilize किस चीज को, जो आपका जो डोमेस्टिक मार्केट है, ठीक है, जो छोटे छोटे मार्केट्स, जो छोटे छोटे प्रोड्यूसर्स हैं, उसका जो मार्केटिंग है वो इस चीज को क्या करेगा, डिस्टेबलाइज कर देगा। क्यों, क्योंकि हमारे पास वी आर नॉट सो मच एडवांस इन टेक्नोलॉजी, ठीक है। सो द प्रोडक्ट which is producing in India cannot par with the product which is producing in, say for example in China or if in USA. So FDI और FII is okay, but उसका जो flip side है that will destabilize the domestic market, जो छोटे छोटे markets हैं उसको क्या करेगा, वो destabilize कर देगा। Understanding this, read the options. So being able to convert rupee note into gold, ठीक है, allowing the value of rupee to be fixed not by market forces, ठीक है, freely permitting the conversion of rupee to the other currency and vice versa,
developing an international market for currencies India, no, not related. So this option best suited the statement given in the question number 30, that is convertibility of rupee implies freely permitting the conversion of rupees to other currencies and vice versa. ठीक है, according to the options these suits best. ठीक है, so for this lecture इतना ही. We will meet in the next lecture और जितने भी questions हैं past 15-16 years के that we will cover. ठीक है, so till then thank you very much.